नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों एमटीएस के एग्जाम में अब बहुत दिन नहीं बचे हुए हैं, तो एमटीएस के लिए जो प्रैक्टिस सेट की वीडियो चलाई जा रही है, इसके तहत ये अगली वीडियो आप लोगों के लिए। इस वीडियो के अंतर्गत आपको ट्रेंडिंग स्टैटिक्स जीके जीएस के प्रश्न देखने को मिल जाती है, साथ ही साथ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्न भी मिल जाती है जो आने वाले एग्जाम में छपेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। साथ ही साथ जो भी आप ये एरो का निशान देख रहे हैं, ये एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं। अगर आप नए हैं तो बता दूं, जो पुराने हैं वो तो जानते ही हैं कि मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ ही किसी भी चीज़ का डिस्कशन देता हूं, ताकि आपको एक अच्छी समझ उत्पन्न हो सके और याद रखने में भी जो है सहूलियत हो। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। हमारा जो पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पुष्प महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? देखिए, ये एक प्रकार का ये फेस्टिवल है अंतर्राष्ट्रीय पुष्प महोत्सव, तो इसकी आयोजन जो है ये सिक्किम के अंदर होता है। अगर आपसे पूछे कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इंडिया के अंदर किस राज्य में होती है, तो बताइएगा सिक्किम के अंदर होती है। सिक्किम के अंदर अन्य इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स में जो है ये आपका सागा दावा है, लोसांग उत्सव है, ये कई बार पूछे गए हैं। सागा दावा और लोसांग ये भी आपके सिक्किम में ही मनाई जाती है। एक आप अगर सोच रहे हैं तो एक है लोसार। लोसार आपका लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश में और हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है, क्योंकि जो लोसार है ये बौद्ध धर्म से संबंधित त्यौहार है। तो जहाँ जहाँ बौद्ध धर्मावलंबी की तादाद ज़्यादा होगी वहाँ आपका लोसार मनाया जा सकता है। तो इसमें कोई भी हैरानी की बात नहीं है कि एक से अधिक जगह पे मनाई जाती है लोसार। बहरहाल यहाँ पे लोसांग है जो सिक्किम में मनाया जाता है। अगला जो हमारा पॉइंट है ये है आपका फ्लेमिंगो महोत्सव। सीएचएसएल में पूछा गया था ये क्वेश्चन, फ्लेमिंगो महोत्सव। फ्लेमिंगो पक्षी होता है जैसा कि आप जानते हैं, तो ये जो है बहुत मतलब विदेश से उड़ के एक जगह इकट्ठा हो जाता है और इसी के उपलक्ष्य में जो है महोत्सव मनाया जाता है। ये आपका आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में मनाया जाता है। कहाँ पे? नेल्लोर में मनाया जाता है, जो कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश के अंदर है। फ्लेमिंगो महोत्सव मनाया जाता है। संगाई फेस्टिवल, इसका आयोजन आपका कहाँ पे होता है? मणिपुर के अंदर होता है आपका संगाई फेस्टिवल। मणिपुर के अंदर आपका कचई लेमन फेस्टिवल भी होता है, तो इन्हें भी ध्यान रखें, नींबू लेमन है ना। इसके अलावा मोपिन और सोलुंग त्योहार का जो है आयोजन कहाँ पे होता है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश के अंदर हो, सॉरी आंध्र प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे लिखिएगा, गलती हो गई है, अरुणाचल प्रदेश लिखिएगा। मोपिन और सोलुंग त्योहार का जो आपका आयोजन होता है ये आपका अरुणाचल प्रदेश के अंदर होता है। एचसीएम एग्जाम में मोपिन त्योहार पूछा गया था, किसी वीडियो के थंबनेल पे भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल जो है ये आपका मेघालय के अंदर मनाया जाता है। चेरी ब्लॉसम है ना, ये फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है दोस्तों? तो ये आपका मेघालय के अंदर मनाया जाता है। चेरी ब्लॉसम एक प्रकार का वर्षा भी होता है जो आपके साउथ भारत में आते हैं। दोनों बात को ध्यान रखेंगे। आपको मैं उस गहराई तक ले जाऊंगा जहां से गलती करने की संभावना 0.0001% हो जाती है। ठीक है, तो सभी बातों को एकदम विस्तृत नॉलेज में समझिए, काम आएगी, है ना। चेरी ब्लॉसम एक तो फेस्टिवल है जो मेघालय के अंदर मनाई जाती है। एक चेरी ब्लॉसम वर्षा का प्रकार भी होता है जो साउथ भारत में आती है। जैसे आपने आम्र वर्षा का नाम भी सुना होगा, आम्र वर्षा का नाम भी सुना होगा जो केरला वगैरह में आता है। तो इसी प्रकार से एक चेरी ब्लॉसम भी है वर्षा का फॉर्म। ठीक है, इसके अलावा हॉर्नबिल त्योहार जो है ये आपका नागालैंड में मनाया जाता है। हॉर्नबिल जो है नागालैंड का राजकीय पक्षी है ना। नागालैंड का क्या है भैया? हॉर्नबिल। तो ये राजकीय पक्षी है। हॉर्नबिल त्योहार भी होता है जो नागालैंड के सबसे बड़े त्योहार हैं। और इसी हॉर्नबिल त्योहार को दोस्तों त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। त्योहारों का त्योहार कहा जाता है आपका किसको? हॉर्नबिल त्योहार को। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। एक त्योहार का नाम है दोस्तों फूलदेई उत्सव। ये काफी बार पूछा गया है। फूलदेई उत्सव जो है ये आपका उत्तराखंड के अंदर मनाया जाता है। साथ ही साथ फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर का नाम आपने जरूर सुना होगा। वैली ऑफ फ्लावर का नाम जो है आपने जरूर सुन रखा होगा। तो ये भी आपका उत्तराखंड के अंदर ही स्थित है, यहीं पर फूलदेई त्योहार होती है। इसके अलावा नेवखाई उत्सव का नाम आपने सुना होगा। ये उड़ीसा के अंदर फसलों जब पक के कट के आती है घर, तो इस मौके पे मनाई जाती है आपका उड़ीसा के अंदर। जो उड़ीसा से हैं ये त्योहार तो मनाते होंगे।
चलते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, हाल में ही भारत के लिए दूसरी सर्वाधिक दूरी तक छलांग लगाकर एशियन गेम्स 2022 के लिए क्वालिफाई करने वाली भारतीय लंबी कूद के खिलाड़ी कौन है? देखिए, जब भी कोई एथलीट, कोई भी खिलाड़ी किसी बड़े प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई करती है तो ये क्वेश्चन आपका जो है 100% VVI हो जाती है। तो इसी फॉर्म में ये क्वेश्चन है, इसे VVI टिक लगा के रख लेना, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगी। ठीक है, तो जो आपका अंजू बेबी जॉर्ज जो इंडिया के लिए सबसे लंबी छलांग लगाई थी, उनका रिकॉर्ड की बराबरी तो नहीं कर पाई, लेकिन उनके करीब करीब तक जो है छलांग लगाकर एशियन गेम्स 2022 जो आपके चाइना के अंदर होने वाला है 23 में, क्योंकि डिले हो गया था, मैंने पहले बताया है, पोस्टपेन हुआ था, ये 2023 में कराई जाएगी, तो इसके लिए क्वालिफाई किया है। नहीं तो बहुत आदमी ये सोचेंगे भाई 22 तो बीत गया तो अब गेम कब होगा, क्वालिफाई अब हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। गेम अभी होगी 22 वाली, 23 में होगी। जैसे टोक्यो ओलंपिक आपने 20 वाला जो है 21 में देखा था ना, सेम उसी प्रकार से समझिए। तो इनका नाम है दोस्तों शैली सिंह। शैली सिंह यूपी के रहने वाली है, ये लंबी कूद के जो है खिलाड़ी हैं और इन्होंने एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई किया है। अब क्वालिफाई किसी के घर में, किसी के ग्राउंड में अपने आप नहीं हो जाता है, इसमें भी अवार्ड दिया जाता है। तो जो क्वालिफाई किया है, ये इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 2023 में गोल्ड जीती है। ठीक है, सबसे लंबी दूर छलांग लगा के। तो आपका अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 2023 में गोल्ड किसने जीता है, तो शैली सिंह जीती है। माफ कीजिएगा, लेडीज है। ठीक है, तो शैली सिंह ने जीती है और इसी कारण जो है इसे एशियन गेम्स 2022 के लिए क्वालिफाई हुआ ऐसा माना जाता है, क्योंकि जो क्वालिफाइंग की क्राइटेरिया है एशियन गेम्स के लिए 6.45 मीटर की लंबी दूरी छलांग लगाने के लिए है। लेकिन इन्होंने कितना दूरी छलांग लगाई, तो इन्होंने लगा लिया है 6.76 मीटर। ठीक है, तो ये जो है क्वालिफाई भी हुई, साथ ही साथ इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 2023 के विजेता भी बनी, यानी गोल्ड जीती। साथ ही साथ अंजू बेबी जॉर्ज जो अब तक की सबसे लंबी दूरी तक छलांग लगाने वाली भारतीय महिला है, ये कितने लगाए हैं, तो 6.83 मीटर। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछे, जैसे एक क्वेश्चन CHSL में देखने को मिला कि रोहित शर्मा के जो है बचपन के किस कोच को जो है आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था, तो अगर आपसे पूछे तो शैली सिंह के जो मेंटर हैं, जो गुरु हैं, ये आपके अंजू बेबी जॉर्ज भी हैं, है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। भारत के जो नैना जेम्स हैं, इन्होंने भी एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई किए हैं लंबी कूद में। तो 2 खिलाड़ी क्वालिफाई किए हैं, तो शैली सिंह और नैना जेम्स। इस क्वेश्चन का आंसर शैली सिंह इसलिए है क्योंकि इन्होंने लिखा है कि भारत के लिए अंजू बेबी जॉर्ज के बाद दूसरी सर्वाधिक दूरी तक छलांग लगाने वाला, तो शैली सिंह इसलिए आंसर है। नहीं तो नैना जेम्स भी आंसर हो जाता, क्योंकि दोनों ने ही क्वालिफाई किए हैं। ठीक है, इसके अलावा एशियन गेम्स 2022 का आयोजन चाइना के अंदर होगा, है ना, 23 में होना है। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहां पे हुआ था दोस्तों, तो 1951 अपने दिल्ली में हुआ था। पिछला एशियाई खेल जो है ये 2018 में हुआ था। ये कहां पे हुआ था, तो इंडोनेशिया के अंदर कराया गया था। सभी बात को ध्यान रखेंगे। 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ है, ये आपका इंग्लैंड में हुआ है, जहां पे भारत ने 61 पदक प्राप्त किए हैं। इस पदक का जो है आपका अनुपात जरूर पूछा जाता है, तो 22 गोल्ड है, 16 रजत है और आपका 23 ब्रॉन्ज जो है आपको बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर कॉमनवेल्थ 2022 में भारत को प्राप्त हुआ था, जिसमें सबसे अधिक प्राप्त जो है पदक जो है 4 पदक आपको शरत कमल को दिया गया था। शरत दिया क्या गया था, जीते थे, है ना, जीते थे, जीतना पड़ता है, दिया नहीं जाता है। शरत कमल जो है 4 पदक प्राप्त किए थे, जिसमें तो 3 तो खाली गोल्ड है। इसी कारण जो करंट वाला आपका मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है, ये शरत कमल को दिया गया है, जो टेबल टेनिस के स्टार हैं। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों कि रेणुका सागर बांध परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। बहुत सारे बच्चों की कमेंट आते हैं कि जो आपका जो है पढ़ाने की तरीके काफी फास्ट हैं। दोस्तों ये फास्ट नहीं कहिए, आपको इतने में तो ढलना होगा। आपका मैं टाइम किल नहीं कराना चाहता। अगर मैं आपका 20 मिनट लूंगा तो आपको कम से कम 300 प्रश्न, जिसमें से 150 याद करवाऊंगा। ठीक है, रेणुका सागर बांध परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। देखिए, रेणुका सागर बांध परियोजना जो है ये आपका मालप्रभा नदी कर्नाटक के अंदर बनाई गई है। देखिए, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये PM मोदी के कमिटमेंट में ये डैम शामिल है।
इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको याद रखना है रेणुका सागर बांध परियोजना कहाँ पे है, तो मालप्रभा नदी कर्नाटक के अंदर है। टिहरी बांध परियोजना जो इंडिया के सबसे ऊंची बांध परियोजना है, सबसे ऊंची बांध है आपका टिहरी बांध। ये आपका भागीरथी अगर ऑप्शन में है तो राइट है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अगर भागीरथी और भिलांगना दोनों है तो दोनों को टिक करके आइएगा, क्योंकि ये दोनों के संगम पे है ऐसा माना जाता है। टिहरी बांध परियोजना जो कहां पे है, उत्तराखंड के अंदर स्थित है। 261 मीटर से अधिक ऊंचाई की ये बांध है, ठीक है। इसी कारण से ये भारत की सबसे ऊंची बांध परियोजना है। इसके अलावा भाखरा नांगल बांध परियोजना ये आपका सतलज नदी पे है, जो सेकेंड हाईएस्ट बांध परियोजना है इंडिया का। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर लैंग्वेज घुमा दिया जाए कि भारत के सबसे ऊंची ज्वारीय बांध परियोजना, ज्वारीय बांध परियोजना कौन सा है, तो फिर आपको जो है सतलज नदी पे स्थित भाखरा नांगल को ही आंसर करना पड़ेगा, क्योंकि ये ज्वारीय शब्द से जो है आंसर बदल गया है, नहीं तो टिहरी होता है ना सबसे ऊंचा वाला, है ना। इसके अलावा ओमकारेश्वर बांध परियोजना जो है दोस्तों, ये नर्मदा नदी पे है। नर्मदा नदी पे सरदार सरोवर बांध परियोजना है, कई बार आप भी एग्जाम में अटेंड किए होंगे। ये भी नर्मदा नदी पे है, जो गुजरात के अंदर स्थित है। ओमकारेश्वर भी नर्मदा नदी पे ही स्थित है। नर्मदा नदी के बारे में और भी आपको जानना है। मैकाल पर्वत श्रेणी के अमरकंटक पहाड़ी से जो है ये आपका उद्गमित होते हैं नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है उल्टी दिशा में बहने का काम करती है, यानी पश्चिम के दिशा में फ्लो होती है, पूर्व से पश्चिम की तरफ। और डेल्टा का निर्माण इन्होंने नहीं करना है, एक्सचेंजरी बनाती है, ठीक है। और ये अंततः अरब सागर में समा जाती है। नर्मदा नदी को एमपी का जीवन रेखा भी कहा जाता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। एक बीच में छूट गया छोटकू सा, हीराकुंड बांध परियोजना। हीराकुंड बांध परियोजना भारत की सबसे लंबी बांध परियोजना है, सबसे लंबी बांध परियोजना है, जो आपका महानदी पर ओडिशा के अंदर स्थित है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगला जो हमारा पॉइंट है, जो इंपोर्टेंट है, मोदी जी के कमेंटमेंट में ये बात शामिल थे, रेणुका सागर बांध परियोजना ये इस प्रकार से शामिल थे। जो राष्ट्रीय जल मिशन, जो राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के तहत कर्नाटक राज्य में वाटर सप्लाई दी जाएगी, हर घर तक वाटर पहुंचाई जाएगी, ये रेणुका सागर डैम से ही जो है पानी को पहुंचाने की बात करी गई थी। तो इसीलिए ये वीवीआई पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा भारत के हर घर जल वाला जो प्रथम राज्य बना है ये आपका गोवा है, तो आपको गोवा भी ध्यान रखना है। अगर आपको ये पूछ दे कि भारत में हर घर जल वाला प्रथम जो है आपका जिला कौन सा है, तो ये बुरहानपुर है, ये आपका एमपी में है और इसका कुछ पार्ट महाराष्ट्र को भी टच करता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन का उदाहरण नहीं है। देखिए आपने कई दफा हार्मोन और आज जो एंजाइम होता है इसमें आपको कंफ्यूजन हुआ होगा, और मैं आपकी कंफ्यूजन दूर करने ही आता हूं दोस्तों, ठीक है। तो हार्मोन और एंजाइम क्या क्या है, आज के बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। सबसे पहले इस ऑप्शन में से छांट लेते हैं जो हार्मोन का उदाहरण नहीं है। देखिए हार्मोन आपका थायरॉक्सिन है, जो मैंने कहा था भैया अब2 ग्रंथि, जिसे आपको थायराइड ग्रंथि भी कहते हैं, वहां से निकलती है। और आयोडीन के कमी से जो है इसमें विकार उत्पन्न होती है, और इस विकार के फलस्वरूप ही घेंघा रोग हो जाता है, जिसे गलगंड भी कहते हैं, गला के पास ग्वाइटर भी कहते हैं अंग्रेजी में, एक गोला टाइप से बन जाता है, गला सूज जाता है, गांव घर में हल्दी और चूना लगाता है तो ठीक हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा इंसुलिन, इंसुलिन आपका जो है पंक्रियाज यानी अग्नाशय से निकलती है, ये भी आपका जो है हार्मोन है। और इसके कमी से शरीर में कौन सी रोग होती है, तो मधुमेह रोग होती है। प्रति वर्ष 14 नवंबर को मधुमेह दिवस के रूप में मनाते हैं। इंपोर्टेंट है ये दिवस, है ना, ध्यान रखेंगे, क्योंकि आजकल विश्व में जो है बहुत सारे आबादी जो है मधुमेह के चपेट में आके अपनी जीवन को त्याग रहे हैं, ठीक है। तो इंसुलिन के कमी से मधुमेह होती है। इंसुलिन हार्मोन है, कहां से निकलती है, अग्नाशय से निकलती है। 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है, आपका मधुमेह डायबिटीज डे मनाया जाता है। एड्रेनल को जो है लरो हार्मोन कहा जाता है। उत्तेजना के समय यही हार्मोन जो है शरीर में स्रावित होती है। इसके अलावा जो पेप्सिन आप देख रहे हैं, थोड़ा सा नीला फॉन्ट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, पेप्सिन कोई हार्मोन नहीं है, ये एक प्रकार का एंजाइम है। क्या है, एंजाइम है, जो किस चीज पे काम करती है,
प्रोटीन को जो है सरल प्रोटीन पेप्टाइड्स में बदलने, यानी आप कह सकते हैं कि प्रोटीन को पचाने में सहायक है ये एंजाइम। कौन सा? पेप्सिन। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए, चूंकि ऑप्शनल क्वेश्चन है, तो यहाँ पे पेप्सिन राइट आंसर हो रहा है, जो हार्मोन नहीं है, ये एक प्रकार का एंजाइम है। पेप्सिन भी है। एक आपने रेनिन सुना होगा, जो दूध से जो प्रोटीन प्राप्त होती है उस पे पचाने का काम करते हैं, है ना। इसके अलावा आपने लाइपेज वगैरह सुने होंगे, तो ये सब भी हार्मोन नहीं है, ठीक है। इसके अलावा हार्मोन का उदाहरण पेप्सिन नहीं है, ये पॉइंट देके बताया गया है। एंजाइम शरीर में उत्प्रेरक का कार्य करता है। अब जो बच्चे उत्प्रेरक ही नहीं समझते हैं तो एंजाइम कैसे समझेंगे? देखिए, उत्प्रेरक क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि गांव घर में जब दादी दही जमाती थी, तो जो पुराने सिक्के होते थे जिसपे आपने गेहूं का बाली का साइन देखा होगा, तो ये वाला सिक्का इस दही के पात्र में डाल देते थे और दूध डाल के जोरन डालते थे। हम लोग गाँव में जो जो दही डालते हैं जमाने के लिए, उसे जोरन बोलते हैं, है ना। तो ये सिक्का क्या करता था, इस रिएक्शन को फास्ट करता था और दही अच्छी जमती थी, लेकिन सिक्का में कोई बदलाव नहीं होता था। हम खाते समय उसे निकाल के फिर से रख लेते थे, ठीक है। तो उत्प्रेरक भी सेम चीज है, किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में भाग तो लेता है लेकिन स्वयं को जो है परिवर्तित नहीं करता है और उस अभिक्रिया को दर को प्रभावित करता है। यह है आपका उत्प्रेरक। उत्प्रेरक के खोजकर्ता बर्जेलियस महोदय को माना जाता है, यह भी आपको बता दें, है ना। उत्प्रेरक समझ गए, कैटालिस्ट कहते हैं भैया अंग्रेजी में इसे, जो अंग्रेजी में समझते हैं, ठीक है। लगभग सभी एंजाइम क्या होते हैं दोस्तों? तो प्रोटीन होते हैं। अगर आपसे पूछे कि एंजाइम वास्तव में क्या है, तो प्रोटीन है। एमिनो अम्ल वास्तव में क्या है भैया? तो प्रोटीन है। शरीर में कितने प्रकार की एमिनो अम्ल होती है, ये भी पूछा जाता है, तो 20 प्रकार की एमिनो अम्ल होती है, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा जो अगला हमारा पॉइंट है, उत्प्रेरक रासायनिक प्रक्रिया को प्रभावित करता है बिना खुद को परिवर्तन किया हुआ। अभी मैंने दही वाला एग्जांपल से समझाया, तो ये पॉइंट समझ गए होंगे। हार्मोन शरीर के अंदर कोशिका के लिए संदेश वाहक का कार्य करता है। जैसे मान लीजिए कि अब मुझे मान लीजिए कि नींद आ रही है, तो इसके लिए जो जिम्मेवार हार्मोन है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो कोशिका को संदेश देता है, भैया अब मुझे स्लीपिंग मोड में जाना है, ले चलो, ठीक है। तो कोशिका के संदेश वाहक का कार्य करता है हार्मोन, ठीक है। एड्रिनल को जो है लरो उरो हार्मोन कहा जाता है। अगर इतने फैक्ट भी आप जान लिए तो आप अंतर विभेद कर पाएंगे। जैसे मैंने कल प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में, या फिर कोशिका प्लांट वाला और फिर जो जंतु वाला है, उसमें अंतर विभेद करना सिखा दिया था। वैसे ही मैंने मेंडेलीव की आवर्त सारणी और जो आधुनिक मोसले की आवर्त सारणी है, उसमें भी अंतर विभेद करना सिखा दिया हूं। दोस्तों, बहुत जरूरी होता है कि आप जो पुराने चीज में घटित हो गए और जो नया चीज है, उन दोनों में डिफरेंस को समझें, ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न है, वर्तमान समय में मैग्नीज के जो है सर्वाधिक उत्पादन करता राज्य कौन सा है? देखिए, जो लार्जेस्ट मिनरल प्रोड्यूसर स्टेट है, ये आपके एग्जाम के टॉप फैक्ट होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये चीज बदलता रहता है ना। तो वर्तमान समय में मैग्नीज के सबसे बड़े उत्पादक राज्य जो है, ये आपका ओडिशा है दोस्तों। कौन सा है? ओडिशा है। मैग्नीज के जो है 3 उत्पादक राज्य जो है घटते क्रम में, सबसे अधिक उड़ीसा है, दूसरा स्थान पे छत्तीसगढ़ है और तीसरे स्थान पे कर्नाटक है, ठीक है। तो ये तीनों फर्स्ट सेकेंड थर्ड आपको तो याद नहीं रखना, लेकिन पहला जरूर याद रखना है, क्योंकि ऐसे में पहले ही पूछे जाते हैं, ठीक है। विश्व में मैग्नीज की सर्वाधिक भंडार या फिर उत्पादन की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर सबसे अधिक उत्पादन होती है मैग्नीज के अंदर इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। क्रोमाइट, लौह अयस्क, निकेल, बॉक्साइट जो एल्युमिनियम का अयस्क है, ये सभी के उत्पादन में भी उड़ीसा प्रथम जो है पैदान पे है। तो ये सभी बातों को, उड़ीसा काफी फेमस हो गया है आजकल, ठीक है। तो ये सभी बातों को ध्यान रखेंगे उड़ीसा के रिलेशन में, है ना। इसके अलावा तांबा के उत्पादन में अग्रणी स्टेट जो है दोस्तों, ये आपका एमपी हो गया है। लेकिन तांबा की जो खान है खेतरी, ये आपका कहां पे है? राजस्थान के अंदर है। तो खेतरी को देखते हुए लार्जेस्ट प्रोड्यूसर राजस्थान को नहीं बनाना है, एमपी को लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बनाना है, ठीक है। इसके अलावा यूरेनियम से संबंधित खान जो है जादूगोरा, ये कहां पे दोस्तों? तो ये झारखंड में है। लेकिन वर्तमान समय में यूरेनियम की सबसे अधिक उत्पादन जो है आंध्र प्रदेश करता है। तो ये बात ध्यान रखना है, उत्पादन करता है आंध्र प्रदेश, लेकिन जो जादूगोरा यूरेनियम खान है, ये है आपका झारखंड के अंदर। थोरियम के उत्पादन में केरल राज्य टॉप पे है। एक प्रश्न पूछा जाता है, मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो थोरियम का अयस्क है।
थोरियम का क्या उपयोग हो सकता है, तो नाभिकीय रिएक्टर वगैरह में ईंधन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, IBM 650 किस जनरेशन की कंप्यूटर है। देखिए हाल फिलहाल के जो भी एग्जाम्स हुए इसमें IBM के आगे एक आपको वर्ड लिखा मिलता है और पूछा जाता है कि ये किस जनरेशन के कंप्यूटर है। तो मैंने भी 8-10 IBM के कंप्यूटर रख लिए हैं और आपको बताऊंगा कि किस जनरेशन में किसका प्रयोग किया गया और ये किस जनरेशन के अंतर्गत आते हैं, है ना, कंप्यूटर का पिता से लेके परदादा तक, है ना। तो आइए मेरे साथ सुन लीजिए 1 मिनट, ठीक है। तो IBM 650 किस जनरेशन की कंप्यूटर है दोस्तों, तो IBM 650 जो है ये प्रथम जनरेशन के कंप्यूटर है। अब जनरेशन किस आधार पर डिवाइड किए गए, तो सबसे पहले तो ईस्वी के आधार पर डिवाइड किए गए, ठीक है। 40 से 56 जो है पहला जनरेशन माना जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ईस्वी के आधार पे, फिर इसमें जो इंपोर्टेंट कंपोनेंट लगे होते हैं इसके अनुसार भी डिवाइड किए गए, ठीक है। तो इंपोर्टेंट कंपोनेंट ही आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि फर्स्ट जनरेशन में किसका प्रयोग, सेकंड में किसका, थर्ड में किसका, फोर्थ में किसका, फिफ्थ में किसका। तो आइए सुन लीजिए, ठीक है। IBM का फुल फॉर्म भी आपसे कई दफा एग्जाम में देखा गया है, तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है, ठीक है। ये तो हो गई फुल फॉर्म की बात। प्रथम जनरेशन की जो कंप्यूटर था ना मित्रों, इसमें आपका जो है निर्वात ट्यूब यानी वैक्यूम का प्रयोग किया गया था। मित्रों नहीं, मित्रों कोई और बोलते हैं, आप सभी जानते हैं। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, है ना। इसके अलावा जो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर हैं इसमें IC चिप का प्रयोग किया गया था। जो चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर है इसमें माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया है, क्योंकि वर्तमान में जो आपकी कंप्यूटर की जनरेशन चल रही है ये 4+5 कंबाइंड रूप से चल रही है, ठीक है। इसके अलावा इसमें भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पे, ट्रांजिस्टर के आविष्कारक कौन है, तो शॉकले एवं बार्डिन है, ये भी कई दफा एग्जाम में आए। IC चिप के आविष्कारक कौन है भाई, तो जैक किल्बी है। कौन है, जैक किल्बी है, ये भी क्वेश्चन। और IC चिप किसके बने होते हैं, तो सिलिकॉन के बने होते हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। IC चिप किसके बने होते हैं, सिलिकॉन के बने होते हैं। भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ है भैया, एक तो साइलेंट वैली है, एक आपका सिलिकॉन वैली है। सिलिकॉन वैली दोस्तों बंगलुरु के अंदर स्थित है, ठीक है। और एक आपका साइलेंट वैली है, ये नेचुरल साइट है साइलेंट वैली। तो साइलेंट वैली आपका केरला के अंदर है। तो सिलिकॉन वैली और साइलेंट वैली को एक में नहीं मिलाना है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा अगला कुछ IBM के उदाहरण जो किस पीढ़ी के हैं यहाँ पे देख लेते हैं। IBM 7030 या 1602 ये सेकेंड पीढ़ी के कंप्यूटर। अभी आपने IBM 650 देखा, देखते देखते याद कीजिए, तो ये फर्स्ट जनरेशन के थे। IBM 7030 या IBM 1602 ये सेकेंड जनरेशन के हैं। IBM 360 370 जो 360 आपके CHSL में आया था, तो ये तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, ठीक है। और किस पीढ़ी में किस चीज का प्रयोग किया गया बता ही दिए। कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बबेज को कहा जाता है। सुपर कंप्यूटर के पिता जो है आपका किसको कहा जाता है, सैमुअल क्रे को कहा जाता है। और भारत में सुपर कंप्यूटर के पिता विजय भटकर को कहा जाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, विजय भटकर को जो है सुपर कंप्यूटर के पिता कहा जाता है। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 थे, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। भारत में कंप्यूटर सुपर वाला जो बनाता है ये सीडेक संस्था जो पुणे के अंदर है बनाने का काम करता है। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, जाकिर हुसैन को संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी अवार्ड से कब सम्मानित किया गया था। देखिए जाकिर हुसैन को पद्म विभूषण मिल चुका है आपका 2023 के अंदर। 6 आदमी में एक आदमी जाकिर हुसैन साहब हैं जो तबला वादक हैं, है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इनको और कौन कौन सा अवार्ड मिला है। जैसे आपने देखा कि पंडित बिरजू महाराज जो पिछले साल इनका निधन हो गया था, ब्रिजभूषण मिश्रा नाम थे पंडित बिरजू महाराज का, तो इनके पिछले ब्रिजमोहनी, माफ कीजिएगा ब्रिजमोहनी नाम था, तो पिछले साल इनके निधन हो गए। तो इनसे जो है जो भी अवार्ड इनको मिले ना, इनसे काफी खंगाला गया। तो यहाँ पे जाकिर हुसैन का भी जो अवार्ड है वो आपको देख लेना है। तो वर्ष 2009 में ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ग्रैमी संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, आप सभी जानते हैं। जाकिर हुसैन प्रसिद्ध तबला वादक हैं, है ना। वर्ष 2023 में 6 आदमी में एक जाकिर हुसैन साहब भी है जिसे पद्म विभूषण दिया गया था। 6 आदमी में बालकृष्ण दोषी है, मुलायम सिंह है, महान लाविश है ना, और एक आपका जाकिर हुसैन है और 2 अन्य हैं। इसके अलावा 1991 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। आपसे पूछा जाता है कि संगीत नाटक
अकादमी में कितने रुपए की राशि प्रदान की जाती है? तो 1 लाख रुपए की राशि और 1 साल और एक जो है आपका अवार्ड वाला जो पत्र होता है वो प्रदान किया जाता है। 2002 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किए गए थे, किसको? पंडित नहीं, माफ कीजिएगा, जाकिर हुसैन साहब को। ठीक है, इसके अलावा हाल में जो RRR पिक्चर आया था, मैंने तो नहीं देखा है, लेकिन इनके जो सॉन्ग है नाटू नाटू, इनको ऑस्कर अवार्ड भी मिला है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत भी कई दफा देखा गया है, तो 1929 ईस्वी में होता है, जो सिनेमा के क्षेत्र में दी जाने वाली सबसे बड़ी अवार्ड है। इसके अलावा अगला जो हमारा प्रश्न है, मार्च 2023 में प्रधानमंत्री ने दक्षिण भारत के किस राज्य के IIT में नए परिसर का उद्घाटन किया है? अब देखिए, PM बाबा उद्घाटन कर रहे हैं, तो PM साहब के लिए तो गौरव की बात है ही, हम देशवासियों के लिए भी है, लेकिन ये क्वेश्चन बड़ा VVI बन जाता है। ठीक है, क्योंकि जहां PM साहब खुद पहुंच गए तो क्वेश्चन की क्या औकात है ना। तो IIT धारवाड़ जो आपका कर्नाटक के अंदर है, यहाँ पे नए परिसर को जो है उद्घाटित किए हैं कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब। ठीक है, कर्नाटक के बेंगलोर में नए मेट्रो का भी उद्घाटन में शरीक हुए थे आपके कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। बेंगलोर में एक पुराना मेट्रो भी चलाया गया था जिसका नाम नम्मा मेट्रो था, ये जो है दूसरी मेट्रो है। ठीक है, इसके अलावा कर्नाटक के मुख्यमंत्री जो है बासवराज बोम्मई हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। कर्नाटक के अंदर ही KGF पिक्चर आपने देखा होगा, कोलार गोल्ड फील्ड, तो ये कर्नाटक के अंदर ही स्थित है। आपने कोलार गोल्ड फील्ड का नाम सुना होगा, ये भी कर्नाटक के अंदर है। कर्नाटक के अंदर आपका कद्रमुख लौह खान भी है, तो ये बात भी आपका ध्यान रखना है, ये भी कर्नाटक के अंदर ही है। ठीक है, इसके अलावा अगला जो हमारा प्रश्न है, किसी अपराध के अभिव्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ये किस आर्टिकल में इस प्रकार के बातों को दर्शाया गया है? मान लीजिए मुझे किसी कारणवश जो है किसी मामले में अपराधी समझा जा रहा है, लेकिन अभी सिद्ध नहीं हुआ है, तो मुझे खुद को जो है गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ये हमारा मौलिक अधिकार है। तो ये आर्टिकल 20 कहता है। ठीक है, तो आर्टिकल 20 में ये बात आप जरूर ध्यान रखेंगे, इसे शॉर्ट में सजा आदि के मामलों में छूट के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, आर्टिकल 21 जो है इसे निजता का अधिकार कहते हैं, इसे ही प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार कहा जाता है। दोस्तों, आधा घंटा आपका टाइम किल नहीं करूंगा, इत्मीनान के साथ सुनिए, वीडियो आधा घंटा से 35 से 40 मिनट की भी हो सकती है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता भी कहा जाता है, और मैंने कहा था भैया कि ये आपातकाल में भी नहीं बदलती है। आर्टिकल 21 ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपातकाल में बहुत सारे मौलिक अधिकार हमसे छीना जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा अनुच्छेद 22 जो है ये गिरफ्तारी का कारण बताना है। मान लीजिए मुझे गिरफ्तार किया है, तो पहले ये बताना होगा कि हम आपको किस संदर्भ में गिरफ्तार कर रहे हैं, है ना। इसके अलावा अनुच्छेद 23 और 24 जो है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जिसमें 23 जो है ये आपका बलात् श्रम पे रोक है। बलात् श्रम कहने का मतलब बंधुआ मजदूर भी आप समझ सकते हैं, जबरदस्ती किसी से कोई काम नहीं करवा सकता, या इसे ही मानव तस्करी पे रोक बताया गया है। भाई तस्करी करेगा, अगर मानव को बेच ही दिया जाएगा तो जबरदस्ती काम कराएगा उसका मालिक, क्योंकि पैसा पे किया है। तो इस प्रकार का जो सिस्टम है यही इसमें जो है अलाउ नहीं करता है। ठीक है, तो बलात् श्रम पे रोक या मानव तस्करी पे रोक जो है ये आर्टिकल 23 में है, और 24 में जो है बाल श्रम पे निषेध है। इसके तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को किसी भी कल कारखाने में हैवी ड्यूटी पे मतलब हैवी काम में नहीं लगाया जा सकता। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 जो है ये समानता का अधिकार है, राइट ऑफ इक्वलिटी है, जिसमें 14 जो है समता का अधिकार है, 15 जो है जाति धर्म लिंग कलर आदि के आधार पे कोई भेदभाव नहीं करेगा, भेदभाव निषेध है। 16 जो है आपका क्या है, अवसरों की मामले में समानता का अधिकार है। 17 जो है छुआछूत का अंत है। 18 जो है उपाधियों का अंत है। तो ये बात सब ध्यान रखेंगे। 25 से लेकर 28 जो है ये धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित जो है मौलिक अधिकार के तहत आर्टिकल है। 29 और 30 जो है अल्पसंख्यक हित से संबंधित है। अनुच्छेद 32 जो है संविधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। इसे ही भीमराव अंबेडकर साहब संविधान का आत्मा कहे थे, और सुप्रीम कोर्ट जो है इसी का प्रयोग करके रिट जारी करते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा अगला जो हमारा प्रश्न है, फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन इंडोनेशिया में होना था, परंतु अब कहां होगी? देखिए, करंट सेक्शन से ये क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि आपने देखा था कि फीफा में जब भारत को वहां से नहीं लिया था, निकाह मतलब एक तरीके से जो है नहीं उसमें अटैच किए गए, तो काफी क्वेश्चन फीफा से आया।
तो यहाँ पे जो फीफा का स्थान तय हुआ था कि भाई अंडर 20 वाला फीफा 2023 में इंडोनेशिया में होगी, लेकिन इसके स्थान में परिवर्तन हो गई है किसी कारणवश, तो ये अब अर्जेंटीना में होगी। ठीक है, फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 में होना है, ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर ही होगी, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। फीफा मेन वाला 2026 में होगा, जो आपका अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में होगा। पिछला फीफा यानी 2022 में जो हुआ था ये कतर के अंदर हुआ था, जहां पर विजेता अर्जेंटीना रहा था और उप विजेता जो है फ्रांस रहा था। इसके अलावा फीफा 2022 में गोल्डन बॉल जो है लियोनेल मेसी को मिला था। ये तीनों पुरस्कार आपको जरूर याद रखना है एमटीएस के दृष्टिकोण से। गोल्डन बूट जो है किलियन एम्बाप्पे जो फ्रांस के रहने वाले इनको मिला था, और गोल्डन ग्लव्स का अवार्ड जो है एमिलियानो मार्टिनेज को मिला था, जिसमें से गोल्डन बूट के जो विजेता किलियन एम्बाप्पे हैं ये फ्रांस फुटबॉल टीम के जो है आपका कोच भी बन गए हैं अब, तो ये बात भी ध्यान रखना है। जैसे अपना राहुल द्रविड़ है ना, राहुल द्रविड़ साहब बोलना चाहिए, राहुल द्रविड़ साहब जो है आपके जो कोच है इंडिया का मेन टीम वाला, वैसे ही किलियन एम्बाप्पे बन गए हैं। इसके अलावा ओलंपिक जो है ग्रीष्मकालीन वाला ये 2024 के अंदर पेरिस के अंदर कराई जाएगी, है ना। पिछला ओलंपिक टोक्यो में हुआ था 2021 में 20 वाला, जहां पे हमने 7 पदक प्राप्त किए थे, 1 गोल्ड, 2 रजत और आपका जो है 4 ब्रॉन्ज। 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो है 2023 में गोवा के अंदर होगी। 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन गुजरात के अंदर 2022 में कराया गया था। इसके अलावा T20 वुमेन वर्ल्ड कप 2024 ये बांग्लादेश में होगा, और 2023 में जो हुआ है साउथ अफ्रीका में हुआ है T20 वर्ल्ड कप महिला वाला, और इसके विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा है और उप विजेता साउथ अफ्रीका रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा अगला प्रश्न है, युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने करवाया था। देखिए जो ट्रेडिशनल पुस्तक है पुरानी, वहां से भी क्वेश्चन आ जाती है। तो युगांतर के जो प्रकाशक हैं ये आपका बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त, इन दोनों में से किसी का भी नाम हो तो आपका राइट आंसर हो सकता है। संवाद कौमुदी के लेखक जो है राजा राम मोहन राय हैं। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। राजा राम मोहन राय के प्रयास से ही 1829 में आपका जो है सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था, तो ये बात भी ध्यान रखना है। विलियम बेंटिक ही भारतीय स्तर पे जो है गवर्नर जनरल प्रथम हुए थे, और बंगाल स्तर पे बैरन हैंगस्टस हुए थे, और वायसराय प्रथम लॉर्ड कैनिंग हुआ था। तो ये सभी बातों को थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलेंगे। 1828 ईस्वी में जो है राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे, कहां पे, कलकत्ता के अंदर। कहां पे किए थे भैया, कलकत्ता के अंदर। ठीक है, इसके अलावा अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन है भैया, तो शिशिर कुमार घोष हैं। केसरी और मराठा के लेखक जो हैं बाल गंगाधर तिलक है। गुनगुन थोड़ा केसरी और मराठा के पत्र संपादक कौन है भैया, बाल गंगाधर तिलक हैं। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। जिसमें केसरी का मैंने बताया भैया, ये जो है आपका इंग्लिश में लिखा, सॉरी मराठा जो है ये आपका इंग्लिश में लिखा गया था, और केसरी जो है मराठी भाषा में लिखे गए थे। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, किस आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात जो पेशवा होती है, जो प्रधानमंत्री लायक मराठा साम्राज्य में पेशवा, आपने बाजीराव मस्तानी देखे होंगे, वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया था। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-1819 में जो है पेशवा पद के जो है वंशानुगत हुआ करता था, तो उसे समाप्त कर दिया गया था। 2 क्वेश्चन इस फॉर्म में काफी आते हैं, खलीफा के पद को कब समाप्त किया गया और एक पेशवा के पद को कब समाप्त किया गया। तो पेशवा के पद जो है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-19 में जो है समाप्त किया गया था। किस आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी, ये कई दफा एग्जाम में क्वेश्चन लेटेस्ट ट्रेंड में है। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1799 ईस्वी में हुआ था, तो इसी में जो है टीपू सुल्तान की जो है मृत्यु हो गई थी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 में हुआ था, तो इसके समय कौन गवर्नर थे, तो आप कुछ भी नहीं कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि उस समय जो है रॉबर्ट क्लाइव को प्रथम बार गवर्नर कहा गया। तो रॉबर्ट क्लाइव तो 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट हुआ उसके बाद ही चमका था ना जी, पलासी के युद्ध के बाद, तो गवर्नर वाला सिस्टम ही नहीं था, तो यहाँ पे कोई गवर्नर कहना ठीक नहीं रहेगा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था, 4 गो हुआ था, चारों को कम से कम आपको जरूर ध्यान रखना है, इनके समय गवर्नर कौन थे। ठीक है, तो द्वितीय जो हुआ था इसके समय 80 से 84 हुआ था, तो इसके समय वैरेन हैंगस्टस थे, जो बाद में चल के बंगाल के प्रथम गवर्नर बने थे। ठीक है, इसके अलावा तृतीय आंग्ल बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है, इसके अलावा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790-92, इसके समय जो गवर्नर जनरल थे ये आपका कार्नावालिस थे, है ना, कार्नावालिस थे। ठीक है, माफ कीजिएगा, ये भी गवर्नर ही होगा क्योंकि गवर्नर जनरल का पोस्ट अभी हुआ ही नहीं है। गवर्नर जनरल का पोस्ट 1829 में विलियम बेंटिक से स्टार्ट हुआ था, तो गवर्नर ही कहे जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा
चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय 1799 में गवर्नर कौन थे? तो बेलिस्ली थे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे, थोड़ा कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं यहाँ पे। जो सबसे पहले बंगाल का गवर्नर बना था दोस्तों, ये आपका वैरेन हैंगस्टस था। ठीक है, इसके अलावा भारत स्तर पे गवर्नर जो बना, ये आपका कौन बना था? तो विलियम, भारत स्तर पे जो गवर्नर बना था विलियम बेंटिक बना था। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो आपका वायसराय बना था, ये आपका कैनिंग बना था 1857 के युद्ध के समय। जो गवर्नर थे आपका वो वायसराय कहा जाने लगा, किसको? कैनिंग को। तो ये तीनों बात भी थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इसके अलावा जो अगला हमारा प्रश्न है, रागिनी देवी का संबंध किस नृत्य से है? कल हमने कौन से देवी बताया था भाई? जरा अगर आपको याद हो, और तो मैं एक और अलग नाम देता हूँ। चलो, चारू माथुर का संबंध किस नृत्य से है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि ये सब जो है ट्रेंडिंग नेम है जो आपके शास्त्रीय नृत्य से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो रागिनी देवी है, ये मोहिनी अट्टम नृत्य से जुड़ी हुई कैरेक्टर है। मोहिनी अट्टम जो है केरला का नृत्य है। इसमें भगवान विष्णु की पूजा होती है। ये कई दफा पूछा गया है, लेटेस्ट समय के जो एग्जाम हुए हैं, है ना। मोहिनी अट्टम के अन्य कलाकार कल्याणी अम्मा, इन्हें भी कई दफा पूछा गया है। हेमा मालिनी और श्रीदेवी, तो इन दोनों को नहीं पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि इन्हें पिक्चर में भी लोग देखे होते हैं। तो कल्याणी अम्मा, मोहिनी अट्टम इत्यादि जो है मोहिनी अट्टम के प्रमुख कैरेक्टरों में से है। शास्त्रीय नृत्य 8 है, ये तो आप जानते ही है, बता चुके हैं। लेटेस्ट कौन है, पुराना कौन है, किस नृत्य में किस देवी देवता की पूजा होती है। अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर जो MTS की सीरीज है, ये आज हमारे ख्याल से 31वां या 32वां वीडियो है, ये सभी को अगर आपने फॉलो किया तो गारंटी है दोस्तों, आपको एग्जाम में हंसते हुए निकलोगे। साथ ही साथ जो चैनल पे आर्टिकल की वीडियो है, डांसेस की वीडियो है, प्रमुख त्योहार की वीडियो है, लेटेस्ट स्पोर्ट वाला जो खेल हुआ है इनके वीडियो है, ये सब जो कुछ वीडियो है जो कभी नहीं बदलते हैं, जैसे यूनेस्को में शामिल तथ्यों की वीडियो है, तो ये सब आप देख लीजिएगा फ्री टाइम होगा तो। ठीक है, मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, है ना।